मॉड्यूल 2 नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति। हमने पहले मॉड्यूल के अंदर अध्ययन किया है और कुछ मुद्दों को जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रकृति का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें हमने पिछले मॉड्यूल 1 में भी बात करी थी कि दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो कहता है भारतीय संविधान संघीय संविधान है और दूसरी विचारधारा जो ये कहता है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघीय संविधान नहीं है। हम इसी मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल 2 के अंदर कुछ पुरानी बातों का रिवीजन करते हुए पुनः इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। संघीय व्यवस्था के तत्व, हमें किसी भी विद्यार्थी को, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को संघीय व्यवस्था के तत्वों को महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। ये तत्व है, पहला केंद्र सरकार, अर्थात किसी भी राष्ट्र के अंदर दो सरकारें होंगी। संविधान के द्वारा दो सरकारों का प्रावधान होगा। दो सरकार किस स्तर पर? पहला केंद्र अर्थात राष्ट्रीय सरकार, वह जो पूरे संघ के शासन व्यवस्था का संचालन करेगी। दूसरा राज्य अथवा प्रांतीय सरकार, जो किसी प्रांत का या पूर्ण उसके क्षेत्र का शासन व्यवस्था का संचालन करेगी। यहाँ पर जब हम केंद्र और राष्ट्रीय सरकार का उदाहरण लेंगे तो हम उदाहरण में लेंगे अमेरिका, भारत, रूस। जब हम प्रांतीय सरकार का उदाहरण लेंगे तो हम लेंगे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रकार से हम केंद्र व राज्य सरकार के अंदर दो स्तर पर सरकारों की हम चर्चा करते हैं। तीसरा है लिखित संविधान, कि इन सरकारों का आधार कहाँ पर है, इन सरकारों के अस्तित्व को कहाँ से प्रदान किया गया है, इनका आधार क्या है। हर शासन व्यवस्था के संविधान के एक लिखित प्रारूप के अंदर इन चीजों की चर्चा की जाती है, क्योंकि संविधान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के आधार दिया गया है, उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, अतः संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान की सर्वोच्चता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा या एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है, वह ये है कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य स्पष्ट शक्ति विभाजन होना चाहिए। अर्थात केंद्र सरकार राज्य सूची पर या केंद्र सूची किस पर अपने कानून बनाएगी या किसके कानून को लागू करेगी, तो केंद्र सरकार राज्य सूची पर नहीं अपितु संघ सूची के ऊपर अपने कानून को लागू करेगी, और राज्य सूची जो है वह राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार का क्षेत्र अधिकार होगा। यदि इन दोनों के मध्य कोई मतभेद होता है या संविधान को परिभाषित करना है या संविधान की व्याख्या करनी है, तो संघात्मक व्यवस्था के अन्य तत्व का चर्चा करते हैं, वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इन मुद्दों की चर्चा या इन बिंदुओं पे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। संघीय व्यवस्था के तत्व 3 आएंगे, तीनों हमें याद रखना है। पहला लिखित संविधान अर्थात संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संघीय शासन व्यवस्था के अंदर संविधान राज्यों के मध्य कोई संधि नहीं होती है, अपितु देश का स्थायी कानून होता है। इस वाक्य की व्याख्या हम किस रूप में करेंगे? संधि के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम दोनों पार्टीज के मध्य ये निर्धारित करते हैं कि आपका क्षेत्राधिकार क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। तो संघ व्यवस्था के अंदर राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य कोई संधि नहीं है, परंतु उन दोनों के बीच में जो क्षेत्र अधिकार है, जो व्यवस्था है, उसका निर्धारण संविधान में लिखित रूप से किया गया है। केंद्र और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है। लिखित संविधान दोनों सरकारों के मध्य, केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकार के मध्य शक्ति विभाजन को परिभाषित करता है। दूसरा
दूसरा पॉइंट यहाँ पर है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन संघीय व्यवस्था का मूल गुण है। शक्तियां केंद्र सरकार की हो, कितनी शक्तियां राज्य सरकार को दी जाएंगी, इस संबंध में कोई निश्चित मानक है या नहीं है। ये हर राजनीतिक व्यवस्था, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, इसमें हमें अलग अलग दिखाई देता है। कहीं पर ये अधिकार सामाजिक आधार पर होते हैं, कहीं पर आर्थिक पर, और कहीं पर राजनीतिक आधार पर होते हैं। शक्ति विभाजन को करने के लिए केंद्र सरकार में या दो मॉड्यूल्स को या दो तरीकों को अपनाया जाता है। पहला, सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र में निहित हो और शेष बची हुई शक्तियां हम राज्य सरकार को दे दें। ऐसा होने में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होंगी और ये व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक होने के बावजूद भी एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकी हुई दिखाई देगी। दूसरा है राज्य सरकार में सारी शक्तियां विहित कर दें संविधान के माध्यम से, और जो शेष शक्तियां रह जाएं वो केंद्र सरकार को दे दें। तीसरा स्वरूप इसमें यह आएगा, केंद्र और राज्य को अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य को दी जाएंगी और संविधान ही ये निर्धारित करेगा कि केंद्र या राष्ट्रीय सरकार किन शक्तियों का प्रयोग करेगा और राज्य सरकार किन शक्तियों का प्रयोग करेगी। इन शक्ति विभाजन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वह है संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची। यह इसकी चर्चा हम पुनः आगे जब केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा करेंगे, इसको पुनः हम मॉड्यूल 3 के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमको एक चीज, जो एक तत्व संघात्मक व्यवस्था का है, जो पुनः स्मरण करना है या जो ध्यान रखना है, वह ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन स्पष्ट व वास्तविक होना चाहिए। अर्थात दोनों सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों के दोनों अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो अभी हम सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में जिस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र पुलिस में जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए और महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें रोक दिया, वो इसी का उदाहरण है कि हर राज्य का क्षेत्र निर्धारित है। बिहार की पुलिस बिहार में काम करेगी और महाराष्ट्र की पुलिस महाराष्ट्र में काम करेगी। यदि अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक पुलिस को जाना है तो उसमें केंद्र का हस्तक्षेप होना पड़ेगा। हम बिना परमिशन लिए, हम बिना स्वीकृति के दूसरे राज्य के अंदर जाकर हम किसी भी कार्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था को हम अकेंद्रीकरण कहते हैं। अकेंद्रीकरण अर्थात राज्य की सीमाएं निश्चित होंगी, राज्य के क्रियाकलाप निश्चित रूप से किया जाएगा। राजनीतिक दल प्रांतों में एक भी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी एक हो सकता है और दोनों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ये केंद्र पे भी काम, ये राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं जो प्रांत व राष्ट्र दोनों पे काम कर रहे हैं। और कुछ दल ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभी राष्ट्रीय स्तर पे ना करके प्रांत स्तर पर कार्य करते हैं। दोनों सरकारों की राष्ट्र नीति का निर्माण व निष्पादन में भाग लेंगे और न्यायपालिका के द्वारा इन दोनों केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को निपटारा किए जाने की अधिकारिकता प्रदान की जाती है। अंततः इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि केंद्र व राज्य दोनों को इस व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में विश्वास रखना बहुत अधिक आवश्यक है। इन आधारों पर जब हम बात करते हैं तो हम आगे चलते हैं। क्या भारतीय संविधान संघीय है? यहाँ पर हमने अभी अभी चर्चा करी है या हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यवस्था संघीय व्यवस्था तब कहलाई जाएगी जब उसमें 3 या 4 ये आवश्यक तत्व होंगे। पहला, लिखित संविधान। दोनों सरकार अर्थात राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। और चौथा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन हमको 20 शब्दों के अंदर एमसीक्यू के अंदर देखने को मिलता है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि संघीय व्यवस्था के वो तत्व, भारत की संघीय व्यवस्था में वह तत्व बताइए जो भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था बताते हैं। तो हम कौन कौन से तत्वों का लिखेंगे? लिखित संविधान, शक्ति विभाजन,
संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये तो मूल कारक है जो हमको अमेरिका में भी दिखाई दे रहे हैं, रूस में भी दिखाई दे रहे हैं और भारत में भी दिखाई दे रहे हैं। अब भारतीय संविधान में ऐसे कौन से कारक हैं जो मुख्य रूप से भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान घोषित करते हैं? यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने इसकी चर्चा बीए पार्ट 1 की कक्षाओं में भी करी थी, पुनः हम कर रहे हैं कि संविधान का एक बेयर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर पहला पृष्ठ जो है वो हमारा प्रियम्बल है और उसके बाद अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं। यदि हम उसके अनुच्छेद 1 को देखते हैं, हम आर्टिकल 1 को देखते हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत एक संघों का राज्य है। ये शब्द भारतीय संविधान संघीय है, ये इसको सिद्ध करता है। ये अनुच्छेद 1 इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, अर्थात कोई भी संसद संविधान में संशोधन करके भारत के संघीय स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर हम पुनः एक विराम लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर या किसी साक्षात्कार के अंदर उपस्थित हुए हैं और हमसे सवाल किया जाता है कि आप भारतीय संविधान को संघात्मक व्यवस्था से बदलकर एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत एक संघों का राज्य है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये एक मूल ढांचा है। संविधान संशोधन के माध्यम से इस मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती या इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यदि हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना है तो हम इसमें बात करेंगे कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? तो हम ये कहते हैं कि केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को निर्धारित किया गया था। इस केस की चर्चा हम पुनः आगे भी करेंगे और आगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमें सिर्फ यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था में इस चीज को याद रखना है कि भारतीय संविधान संघीय है, अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है और ये अनुच्छेद 1 जो है ये संविधान का मूल ढांचा है और संविधान के में संशोधन करके संसद अनुच्छेद 1 को संशोधित नहीं कर सकती है। दूसरा ये है कि संसद कानून बनाकर दूसरे राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है, अनुच्छेद 2। अर्थात भारत संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो शक्ति विभाजन है वो स्पष्ट है। यदि किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र को अगर हमको भारत संघ में प्रवेश देना है तो वह प्रवेश भारत एक साधारण कानून बनाकर, मतलब अर्थात 50+1 की मेजॉरिटी से मत से हम किसी को प्रवेश दे सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसकी चर्चा पुनः हम करेंगे जब हम बात करेंगे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। आज के इस मॉड्यूल को हम यही समाप्त करते हैं और अगले मॉड्यूल के अंदर भारतीय संविधान के मध्य किस प्रकार केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का विभाजन हुआ है जो भारतीय संविधान को संघात्मक रूप प्रदान करती है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।